नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको भूगोल सब्जेक्ट है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ, ये तीनों चीजें समझाया था और ये भी समझाया था कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो कैसे आता है। हमने बताया था, थोड़ा सा हम पिछली क्लास का बता दे रहे हैं आपको। हमने बताया था कि विषुवत रेखा पर चूंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ताप बहुत अधिक होता है। तो ताप बहुत अधिक होने से हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो जब ऊपर उठती हैं तो उनका खाली स्थान लेने के लिए दोनों ध्रुवों से, मतलब उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से, दोनों गोलार्धों से हवा उनका स्थान लेने के लिए आ जाती है तुरंत। ठीक। और हमने बताया था कि जो फेरल का नियम हमने बताया था कि वो कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो फेरल जो थे उन्होंने यही बताया था, फेरल का सिद्धांत यही है। तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ऐसे थी ऐसे, अब मुड़ गई कैसे? दाईं तरफ ऐसे, मतलब दायां हाथ यही, तो उधर से आने पर दायां हाथ यही है, तो इधर से इधर मुड़ गई और ये जो सीधी जा रही थी वो इधर मुड़ गई अपने बाएं। तो ऐसे मुड़ती है हवाएं, ये फेरल का नियम है। फेरल ने यही सिद्धांत दिया था। तो चूंकि दोनों ध्रुवों से जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं विषुवत रेखा पर, उनका स्थान लेने के लिए इधर से भी और इधर से भी आती हैं हवाएं तेजी के साथ इनका स्थान घेरने के लिए। और भारत कहाँ है? यहीं पर है। तो जो हवाएं आती हैं ये लौटता हुआ, इसको मानसून बोलते हैं। यही है दक्षिण पश्चिमी मानसून। चूंकि स्थलखंड से आती हैं इसलिए ज्यादा वर्षा नहीं कर पाती, इनमें नमी नहीं होती है। लेकिन जो इस तरफ आती हैं एकदम उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, भारत के, वहाँ बंगाल की खाड़ी है ये यहाँ पर, तो वहां से जब आती हैं तो ये मालाबार तट पर, यहाँ तमिलनाडु के इस क्षेत्र में काफी वर्षा करती है। ठीक। तो ये था उत्तर पूर्व मानसून। और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हमने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ तेजी से पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से हवा चलती है, जमीन से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर मध्य एशिया में। और चूंकि हिमालय मार्ग में आ जाता है तो एक धारा मुड़ जाती है, अंदर भारत में प्रवेश कर जाती है, जो वहीं पर वर्षा करती है। और वर्षा कैसे करती है? ये चूंकि जेट धाराएं होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से के ऊपर से आता है, काला सागर होते हुए, कैस्पियन सागर होते हुए, उनमें काफी नमी होती है, तो इन्हीं जेट धाराओं में मिल जाता है और वो वही जेट धाराएं उनको ले आती हैं, भारत में प्रवेश कर लेती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में पश्चिमी बिहार तक वर्षा होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार तक वर्षा करती है। ठीक है, आज की क्लास के बारे में हम चलते हैं, देखते हैं। तो आज का क्लास साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करेंगे दक्षिण, ऊपर दिख रहा है कि नहीं साथियों? दिख रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून पर। वैसे तो आप जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो हिंद महासागर से आता है, सबसे पहले यही जो है केरल में वर्षा करता है। लेकिन क्यों आता है, कैसे आता है, आने के कारण क्या हैं, ये चीजों पर हम आज आपको कंसेप्ट समझाएंगे। और जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो 50 फैक्ट जो एसएससी के या वनडे एग्जाम के लड़के रटते हैं, 50 फैक्ट आप इस कंसेप्ट से तैयार कर लेंगे एक ही बार में। तो इस पर आने से पहले साथियों हम इस पर बात करते हैं। ये ग्लोब है और आप सभी लोग जानते हैं कि ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। और ये कर्क रेखा और ये
मकर रेखा आप सभी लोगों को पता है, जानते हैं। इसमें एक चीज ये देखिए कि इस कर्क रेखा पर चूंकि सूर्य का, ये सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है वो साल भर इन्हीं क्षेत्रों में रहता है। कभी कर्क, कर्क से विषुवत, विषुवत से फिर मकर, मकर से फिर विषुवत, विषुवत से फिर कर्क, साल भर इन्हीं क्षेत्रों में रहता है। तो कर्क रेखा पर कभी लंबवत पड़ता है, कभी मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, और विषुवत रेखा पर तो लंबवत पड़ता ही पड़ता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि जब सूर्य का प्रकाश सीधे लंबवत कर्क रेखा पर पड़ता है उस समय 21 जून रहता है। 21 जून को, ध्यान से समझिएगा, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है। और उस समय ये कर्क रेखा, जिस तरह से विषुवत रेखा बहुत गर्म हो जाती है ना, उसी तरह से ये कर्क रेखा बहुत ताप होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 21 जून को सूर्य का लंबवत प्रकाश 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ता है, और विषुवत रेखा पर 22 मार्च को, यहाँ पर विषुवत रेखा पर 22 मार्च को, यहाँ पर 22 मार्च को, और फिर ऊपर धीरे धीरे जाता है 21 जून को, 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब विषुवत रेखा, चूंकि अगर ऐसे देखा जाए मोटी मोटा हिसाब किताब, तो पूरे साल भर विषुवत रेखा पर गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है विषुवत रेखा पर घूम घूम के पड़ता है, बार बार पड़ता है, क्योंकि ये बीच में विषुवत रेखा है। लेकिन कर्क रेखा पर एक बार और फिर मकर रेखा पर एक बार, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर जब पड़ता है तो वहां ताप बहुत अधिक होता है। और हमने बात किया था आपसे ITC-Z के बारे में, ITC-Z के बारे में। तो ITC-Z के बारे में जो हमने बात किया था आपसे, तो ITC-Z क्या है? ITC-Z क्या है समझिए। जब विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, विषुवत रेखा की बात अभी कर रहे हैं, कर्क की अभी हम बाद में करेंगे, तो यहाँ पर इतना ताप हो जाता है, ताप अधिक हो जाता है और दाब कम हो जाता है, यानी कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और फिर दोनों गोलार्धों से हवाएं जल्दी से उन हवाओं का स्थान घेरने के लिए आती हैं, और वो भी गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो ITC-Z वही तो है, ITC-Z वही है। अब हम बताते हैं आपको, जब सूर्य का प्रकाश 21 जून को यानी कि विषुवत रेखा ये है, और भारत हमारा, ये देखिए भारत है, ये भारत है, सॉरी साथी, ये भारत है। जैसे ही 22 मार्च के बाद धीरे धीरे समय बीतता है, ये सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कर्क रेखा की तरफ जाने का प्रयास करने लगता है, और मार्च के बाद में ये भारत की तरफ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि भारत यहीं पर है। ये भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कर्क रेखा चूंकि भारत के बीचों बीच से होकर गई है, तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो यहीं पर पड़ता है, कर्क रेखा के नीचे। तो जैसे ही मार्च के बाद का समय बीतता है, धीरे धीरे ये ताप अधिक होने लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश लंबवत ऊपर जाने लगता है कर्क रेखा की तरफ, और 21 जून आते आते कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत प्रकाश पड़ने लगता है। तो जून का इंतजार नहीं करता है ताप किसका इंतजार करता है? सूर्य के प्रकाश का। जैसे ही मार्च के बाद का समय बीतता है, चूंकि आप जानते हैं कि जैसे ही विषुवत रेखा के उत्तर में आप देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में, तो स्थल खंड बहुत ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड बहुत ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड की कमी है। तो ये चीज आप जानते होंगे कि स्थल खंड जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश मार्च के बाद का समय बीतता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, वैसे वैसे ये भारत जो है स्थल खंड है, और इधर सारे टोटल स्थल खंड ही ज्यादा है, वो गर्म होने लगते हैं। क्या? गर्म होने लगते हैं। भारत जो है गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्थल खंड है और गर्म होने लगता है। गर्म होने पर जब जो है सूर्य का प्रकाश जैसे ही ऊपर मार्च के बाद बढ़ता है, आगे मार्च के बाद, तो ये भारत का जो स्थान है, ये स्थल है, ये गर्म हो जाता है पहले से ही। ये जून का इंतजार नहीं करता है,
जून में जब मानसून आएगा तब तो आएगा ही, वो इसका इंतजार नहीं करता है। लेकिन जैसे मार्च के बाद सूर्य का प्रकाश ऊपर कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, वैसे वैसे ये भारत का जो स्थल है, ये भारत का जो स्थल है वो गर्म होने लगता है, वो गर्म होने लगता है, भारत का स्थल गर्म होने लगता है। और मार्च के लास्ट में यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। पाकिस्तान क्षेत्र लेकर के, पाकिस्तान क्षेत्र लेकर के भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, ये पाकिस्तान लेकर के, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ पर बहुत अधिक गर्म हो जाता है मार्च के लास्ट तक। तो बहुत अधिक गर्म होने की वजह से हवाएं गर्म हो जाती हैं, ताप अधिक हो गया तो हवाएं ऊपर उठती हैं। एक मिनट साथियों, अजान होने लगा है। तो साथियों मैं आपको समझा रहा था कि 22 मार्च के बाद चूंकि 22 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है और विषुवत रेखा बहुत गर्म होती है, और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ता है, यानी कि 22 मार्च के बाद सूर्य का प्रकाश उत्तरायण होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। और जैसे जैसे उत्तरायण होता है वैसे वैसे स्थल खंड काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि स्थल खंड बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। तो जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे कर्क रेखा की तरफ जितने भी स्थल खंड हैं सब गर्म हो जाते हैं। और जो भारत है ना, देखिए भारत के बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा गई है, तो भारत बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, खासकर उत्तरी भारत। ये उत्तरी भारत है ना, ये दक्षिणी भारत क्यों नहीं इतना जल्दी गर्म होता? क्योंकि दक्षिणी भारत के इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो हमने बताया कि चूंकि सागर होने की वजह से उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सागर जल्दी गर्म भी नहीं होता है, जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। इसीलिए उत्तर भारत की तरफ चूंकि स्थल खंड है, और पाकिस्तान इधर भी, वो भी स्थल खंड है, इधर चीन है, वो भी स्थल खंड है, तो ये उत्तर भारत की तरफ ताप बढ़ने लगता है। जैसे जैसे 22 मार्च के ऊपर भागता है सूर्य का प्रकाश, मार्च के अंत तक स्थल खंड, ये भारत का उत्तर भारत काफी गर्म हो जाता है, और काफी गर्म हो जाने की वजह से हवाएं गर्म होकर, ताप बढ़ता है तो दाब कम होता है, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। और उन हवाओं का स्थान घेरने के लिए जो आसपास, इन हवाओं का स्थान, जब यहाँ ताप ज्यादा हो गया तो इनका स्थान घेरने के लिए आसपास से हवाएं दौड़ी, इनका स्थान घेरने के लिए। और चूंकि ये अभी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली तो हुआ नहीं है, क्योंकि कर्क रेखा पर अभी नहीं पहुंचा है सूर्य का लंबवत प्रकाश। अभी मार्च के बाद विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाने लगा है, रास्ते में ही है, अभी कर्क रेखा पर नहीं आया है। उसके पहले ही यह स्थल खंड काफी गर्म हो गया, और गर्म होने से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी। चूंकि अभी उतना शक्तिशाली नहीं है कि यहाँ से ये हवाओं को खींच सके, यहाँ से हवाओं को नहीं अभी खींच सकता है। इसके आसपास की जो हवाएं हैं, उत्तर भारत में जो आसपास की हवाएं हैं, ध्यान से समझिएगा, उत्तर भारत का स्थल काफी गर्म हो जाने की वजह से उनका हवा वहां पे हल्की होकर के ऊपर उठी, और उनका स्थान घेरने के लिए आसपास की हवाएं उनके स्थान घेरने के लिए आ गई। तो वो चूंकि जो आसपास की हवाएं होती हैं वो भी गर्म होती हैं, क्यों? क्योंकि इधर आसपास कोई समुद्र नहीं है, स्थल है, तो वो भी गर्म होती हैं। तो चूंकि बहुत गर्म हवाएं होती हैं और आंधी नुमा बहुत तेज चलती हैं, इसीलिए उत्तर भारत में जो लगभग मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरुआत में जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं, जो काफी गर्म होती हैं। क्योंकि काफी गर्म होती हैं स्थलखंड की वजह से, स्थलखंड भी बहुत अधिक गर्म हो जाता है। अभी सूर्य का लंबवत प्रकाश कर्क रेखा की तरफ बढ़ ही रहा है, यानी मार्च के लास्ट में और अप्रैल के शुरुआत में, लगभग अप्रैल में बहुत गर्म होता है और लू चलता है। तो इन स्थानीय हवाओं को पूरे उत्तर भारत में चलता है, पूरे उत्तर भारत चपेट में रहता है इसके, क्योंकि पूरे उत्तर भारत पूरा स्थलखंड है। तो पूरे उत्तर भारत में जो मार्च के लास्ट में और अप्रैल के शुरुआत में, अप्रैल तक जो हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं, ठीक है, उत्तर भारत में। और वहीं पर चूंकि विषुवत रेखा से
22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो मार्च के बाद अप्रैल आया, अप्रैल के बाद मई आया। तो मई आते आते, ये देखिए मई आते आते सूर्य का प्रकाश लगभग 20 से 25 मई तक ये पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है, पश्चिम बंगाल तक पहुंच जाता है। तो पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी है, तो वहां जो गर्मी होती है, चूंकि ताप वहां भी होता है लेकिन उनमें नमी होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी और जो हवाएं उनका स्थान घेरने के लिए तेजी से आई वो नमी लिए हुए रहती हैं। देखिए नमी लिए हुए रहती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो आई वो नमी लिए हुए रहती हैं। ठीक, तो इधर से जो हवाएं उनका स्थान घेरने के लिए गई उनमें तो नमी नहीं होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवाएं स्थान घेरने के लिए गई उनमें नमी होता है। ये बहुत तेज चलती हैं और नमी के कारण जो है यहाँ जब हल्की होकर के ऊपर उठती हैं और जब ठंडी होती है तो यही आंधी और बारिश के साथ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आंधी और बारिश होता है लगभग मई में। मई के शुरुआत से मई के अंत तक लगभग बारिश होता है खूब तेज और बहुत तेज हवाओं के साथ झंझावट बारिश होता है, झंझावट बारिश। इसीलिए जो है कि जो है पश्चिम बंगाल में इन हवाओं को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, काल बैसाखी, बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी। तो हमने कहा ना कि लगभग 20 मई के बाद से 25 मई या मई के अंत तक जो पश्चिम बंगाल में ये क्रिया होती है, ये क्रिया यहाँ पर होती है उत्तर भारत में, तब तो उसको लू कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल गर्म हवाएं होती हैं, उनमें नमी नहीं होती है और बहुत तेज चलती हैं, तो आंधी नुमा पूरे उत्तर भारत में चलती हैं। ये एकदम से मतलब शुष्क हवा, कोई नमी नहीं होती है और गर्म होती है, तो इनको लू कहते हैं। उत्तर भारत में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। लेकिन वहीं पर पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाओं को लगभग 20 मई के बाद मई के अंत तक काल बैसाखी कहते हैं। ये तूफान है, ये तूफान की तरह बारिश के साथ आता है पश्चिम बंगाल में। क्यों? क्योंकि बगल में बंगाल की खाड़ी है, वहां से जो हवाएं आती हैं उनके अंदर नमी होती है, प्रचुर मात्रा में नमी होती है और वो नमी यहाँ पर बारिश कर देती है। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं और उन्हीं को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? लू। ठीक है साथियों, तो अब ये आप समझ गए। अब इधर देखिए, विषुवत रेखा समझ लीजिए, ये है, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर 22 मार्च को सूर्य का प्रकाश पड़ा और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून और जून को 21 जून को कर्क रेखा पर आ जाता है सूर्य का प्रकाश। तो अब देखिए मार्च के बाद अप्रैल आया तो अप्रैल में कुछ ऊपर हुआ सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश जहां पर लंबवत पड़ेगा ITC-Z वहीं पर बनेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ताप वहीं पर ज्यादा होता है और ताप के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं, दूसरी हवाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से आती हैं, उनका स्थान घेरती हैं, वो भी ऊपर उठती हैं दाब कम होने के कारण। तो ITC-Z जहां कहां बनेगा? वहीं बनेगा जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। तो ITC-Z भी खिसकता हुआ जाता है ऊपर। क्यों? क्योंकि सूर्य का लंबवत प्रकाश ऊपर जा रहा है कर्क रेखा की तरफ। अप्रैल, 5 मई, 10 मई, 15 मई, 20 मई और ये देखिए 20 मई के बाद 25 मई और 20-25 मई के बीच में सूर्य का प्रकाश लंबवत कहाँ पे आया? पश्चिम बंगाल में। और मई के बाद फिर जून आ गया, तो जून पे 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ने लगा। तो अब आप समझ गए। अब जब सूर्य का प्रकाश 21 जून के पहले होते होते लगभग 1 जून को यहाँ पर पहुंच गया, 1 जून को यहाँ पर पहुंच गया और 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा और 1 जून को कर्क रेखा से लगभग थोड़ा सा नीचे रहता है, तब तक इनमें, इन लू वाले पोर्शन में इतनी शक्ति हो जाती है, इतना ताप हो जाता है कि ये यहाँ की हवाओं को भी अपनी तरफ खींचने का बिल्कुल बल रखते हैं, खींचने का बल रखते हैं। इनके अंदर इतनी औकात हो जाती है कि दूर दूर से हवाओं को खींच लेते हैं अपनी तरफ से, दूर दूर से इनके अंदर इतना ताकत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश लगभग कर्क रेखा पर आ चुका है, लगभग, क्योंकि 1 जून का मामला है। ठीक, और 1 जून को जब ये हवाएं इस तरफ भागती हैं ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर भारत की तरफ,
तो इन्हीं को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, कि अब मानसून आ गया। क्यों? क्योंकि अब इनके अंदर इतनी ताकत हो गई लगभग 1 जून तक, जबकि 1 जून को सूर्य का प्रकाश लगभग कर्क रेखा तक पहुंच जाता है और कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंच जाता है। 1 जून को लगभग कर्क रेखा के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक ताप इस उत्तर भारत में हो जाता है। इनके अंदर इतनी शक्ति हो जाती है, इन लू के अंदर इतनी शक्ति हो जाती है यहाँ की हवाओं के अंदर, यहाँ के ताप के अंदर, कि वो दूर दूर से हवाओं को अपनी तरफ खींचने का बिल्कुल साहस रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो इसलिए दूर दूर से हवाओं को जब खींचते हैं ये, तब इन्हीं को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ये देखिए, और चूंकि ये हवाएं हिंद महासागर और अरब महासागर के ऊपर से होकर के आ रही हैं, तो ये पूरे भारत में वर्षा करती हैं। लगभग 85 से 90% वर्षा इन्हीं दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ये हवाएं नमी लेकर आती हैं अपने साथ में, अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर से आती हैं और डायरेक्ट ये पूरे उत्तर भारत में क्या लगभग पूरे भारत में वर्षा करती हैं। सबसे पहले यहाँ पर केरल में वर्षा करती हैं, केरल में। क्यों? क्योंकि यहीं पर ये टकराती हैं पहाड़ियों से, तटीय क्षेत्र से। अब हम आपको बताते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। आप जान गए कि कैसे आता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ कहाँ कैसे वर्षा करता है, ये चीज समझिए। इसको मिटाल के फिर से एक नक्शा बनाते हैं, वहां पे आपको समझाते हैं, देखते रहिए। देखिए साथियों, हमने दूसरा एक नक्शा बनाया आपको समझाने के लिए। तो हमने आपको अभी तक क्या समझाया? आपको अभी तक ये समझाया कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आखिर आता क्यों है। अब आप इतना समझ गए, यही मेरा मकसद था कि आप ये समझ जाएं कि आता क्यों है, कैसे आता है, क्या कारण है। तो आप समझ गए कि उत्तर भारत पूरा जब गर्म हो जाता है, सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं, तो ITCZ भी खिसक आता है कर्क रेखा पर। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की किरणें जहां पर लंबवत पड़ेंगी, जहां ताप अधिक होगा, वहीं पे जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और दूसरी हवाएं घेरेंगी उनका स्थान। तो ITCZ भी वहीं पर बनेगा। तो ITCZ इतना प्रबल हो जाता है लगभग 1 जून तक, क्योंकि ये कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश पड़ता है और 1 जून को लगभग कर्क रेखा तक आ जाता है। इसलिए ITCZ इतना प्रबल हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो दूर दूर से हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। और चूंकि इधर वाली जो हवाएं हैं वो नमी लेकर जाती हैं। क्यों? क्योंकि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी हवाएं नमी लेकर जाती हैं और पूरे भारत में वर्षा करती हैं लगभग 85 से 90% तक। अब समझिए कहाँ कहाँ वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, कहाँ कहाँ वर्षा होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए, आप समझने का ये प्रयास करिए साथियों। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए, इसीलिए मैंने जो है आपको समझाने के लिए ये सब बनाया हुआ है। और समझ ना पाइए साथियों तो कमेंट में आप लोग प्रश्न पूछिए। देखिए, जब ये हवाएं, चूंकि फेरल का नियम क्या था? फेरल का नियम तो यही था ना कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ, ठीक है, अपने बाईं तरफ। तो चूंकि ये हवाएं जो हैं, चूंकि जब ITC बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून उसी को कहते हैं जब हवाएं खींचता है हिंद महासागर और अरब महासागर से। तो देखिए, ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो सबसे पहले इस मालाबार तट पे, केरल के मालाबार तट से टकराता है और सबसे ज्यादा यहाँ बारिश करता है। चूंकि आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट पर पहाड़ियां हैं और पहाड़ियां चूंकि ऊंची होती हैं, ऊंची, ठीक है, पहाड़ियां ऊंची होती हैं तो हवाएं इनके सहारे ऊपर उठती हैं। तो ऊपर जाकर चूंकि ताप थोड़ा कम हो जाता है ऊपर, तो ताप ठंडी होकर के यहाँ और अपना सारा नमी यही छोड़ देती है। हवाएं जितना ऊपर उठेंगी उतना ही वो अपना पूरा नमी छोड़ेंगी, बारिश करेंगी। तो चूंकि इधर पश्चिमी तट पे आप देख रहे हैं कि पूरी पहाड़ियां हैं, तो सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो
केरल के मालाबार तट से इन पहाड़ियों से टकराता है और सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर करता है। उसके बाद इस पहाड़ी के सहारे सहारे इधर आता है और बारिश करते हुए आता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी पहाड़ियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर करता है। क्यों? सबसे पहले यहीं पर टकराता है। उसके बाद इन पहाड़ियों के सहारे सहारे बिल्कुल समानांतर इनके सहारे सहारे बारिश यहाँ भी करता है, बारिश यहाँ भी करता है, लेकिन ऊंची पहाड़ियां इधर नहीं है। ऊंची पहाड़ियां यहीं पर है, केरल के मालाबार तट पर। तो यहाँ और सबसे पहले यहाँ टकराता भी है। तो सबसे पहले यहाँ जब टकराता है तो सबसे ज्यादा बारिश भी यही करता है, और फिर हल्की बारिश थोड़ी कम होते होते यहाँ तक कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ तक जब कम हो जाती है तो जो नर्मदा नदी वाली घाटी है और एक ताप्ती नदी वाली घाटी है, नर्मदा नदी वाली घाटी और ताप्ती नदी वाली घाटी, यहाँ पर स्पेस इसको मिल जाता है तो इधर भी चला आता है। और ये कहाँ तक वर्षा करता है? छोटा नागपुर के पठार तक वर्षा करता है इधर। और यहाँ पर एक शाखा इधर मुड़ जाता है, और जो गुजरात में गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़ी और मांडो पहाड़ी, इस पहाड़ी से टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है। क्योंकि जहां जहां पहाड़ी से टकराएगा वायु या हवा मानसून, वहीं पे वर्षा करेगा। हमने आपको बताया ना कि पहाड़ी जहां पर होगी वहां हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगे तो ऊपर ठंडी होकर के वहीं बारिश करेंगी। तो इस गिर पहाड़ी से और मांडो पहाड़ी से टकराता है, वहीं पर फिर वर्षा करता है यहाँ। हालांकि गुजरात का जो ज्यादातर क्षेत्र है वो सूखा रहता है, ज्यादा वर्षा नहीं होती है, वर्षा यहीं पर होती है। और यहाँ के बाद में फिर ये चला आता है कहाँ? अरावली, अरावली, ये अरावली पहाड़ी है। अरावली पहाड़ी पर, यहाँ पर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान में, माउंट आबू पर है गुरु शिखर चोटी। तो माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में काफी वर्षा करता है। उसके बाद में आगे बढ़ता है तो चूंकि टकरा नहीं पाता अरावली से, समानांतर इसके निकल जाता है, समानांतर, तो पूरा राजस्थान सूखा रह जाता है। सिर्फ माउंट आबू के गुरु शिखर पर्वत चोटी को छोड़ करके पूरा राजस्थान सूखा रह जाता है। और यहाँ पर गुजरात में जो गिर पहाड़ी है या मांडो पहाड़ी है, वहां पर बारिश करता है, बाकी गुजरात भी सूखा रह जाता है और ये पूरा एरिया सूखा रह जाता है। जब ये मानसून नर्मदा घाटी के सहारे यहाँ तक आता है, बारिश करता है, तो इधर बारिश हो जाती है। ताप्ती घाटी नदी जो है, ताप्ती नदी, उसके घाटी के सहारे चला आता है सीधे, वो भी यहाँ तक बारिश करता है, ये भी पूरा बारिश हो जाता है। और जब गुजरात से वो मुड़ता है, इधर खाली स्पेस जब पाता है, तो ये देखिए टकराता है किससे? माउंट आबू के ऊपर गुरु शिखर चोटी है राजस्थान में, वहां पर टकराता है और यहाँ पर वर्षा करता है। और उसके बाद में अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसके समांतर निकल जाता है, टकराने नहीं पाता है, इसलिए पूरा राजस्थान सूखा रह जाता है। तो आप ये जान लीजिए, सबसे ज्यादा वर्षा केरल के मालाबार तट पर और गुजरात के गिर पहाड़ी और मांडो पहाड़ी तक, ठीक। उसके बाद नर्मदा घाटी जो है उसके सहारे सहारे छोटा नागपुर पठार तक, ताप्ती नदी घाटी जो है उसके सहारे सहारे भी लगभग यहाँ तक बारिश करता है, ठीक। और जब ये ऊपर चला जाता है तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में माउंट आबू चोटी पर, माउंट आबू के ऊपर एक गुरु शिखर चोटी है जो सबसे ऊंची है, इससे टकरा जाता है मानसून, तो यहाँ पर वर्षा करता है राजस्थान में माउंट आबू पर। उसके बाद ये सीधे समानांतर अरावली पर्वत श्रेणी के निकल जाता है और फिर आगे यहाँ वर्षा नहीं कर पाता, इसलिए पूरा राजस्थान एरिया सूखा रह जाता है माउंट आबू को छोड़ करके। गुजरात एरिया सूखा रह जाता है ये गिर पहाड़ी और मांडो पहाड़ी को छोड़ करके। उसके बाद ये जो पूरा पश्चिमी तट है, पूरे पश्चिमी तट पर बारिश होती है, लेकिन भारी बारिश कहाँ होती है? केरल। तो अब आप मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो कैसे आता है, क्यों आता है, कहाँ कहाँ बारिश करता है और इसकी क्रियाविधि क्या है। तो हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, उत्तर पूर्वी मानसून हमने समझाया था, उत्तर पूर्वी मानसून। और आज आप लोग समझ गए दक्षिण पश्चिमी मानसून, और पश्चिमी विक्षोभ भी हमने इसके पिछले वाले वीडियो में समझाया है। तो अब आप जो है लगभग पूरा दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ समझ चुके हैं।
आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पुराना वीडियो जो हमारा पिछला है, परसों का या कल का, वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, तभी तो ये समझ पाएंगे ना। तो देख लीजिए साथियों, आपसे निवेदन है। और आप लोग कमेंट में प्रश्न पूछा करिए, कमेंट करा करिए, लाइक करा करिए, शेयर करा करिए। और जो नए लोग हैं मान लीजिए तो वो सब्सक्राइब कर लें और आराम से बैठ करके पढ़ें। तो फिर अगला वीडियो हम कल आपको पढ़ाएंगे, अगला क्लास। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, दक्षिण पश्चिमी मानसून आने के कारण और दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ कहाँ बरसात करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है, ये हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।